जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आप सभी लोग कल उपस्थित थे क्लास के अंदर और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हमने कल कवर किया था। एक बार कल वाला एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या हमने डिस्कस किया, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दिए थे। आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किए होंगे, कुछ लोगों के पास समय की कमी के कारण ट्राई नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कल हमने क्या क्या डिस्कस किया। कल हमने डिस्कस किया था व्यापक एवं मध्य पद। जैसा कि आपको पता है ए प्लस बी की घात अगर एन को मैं ओपन करूंगा तो वो इस फॉर्मेट में करूंगा एन सी जीरो, ए की घात एन माइनस जीरो, बी की घात जीरो। तो ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, इसी तरह से तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा। ये आपके पास लास्ट का पद है और इसको हम क्या बोलेंगे, आर प्लस वनवा पद। और इसी पद को हम व्यापक पद के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। अगर फॉर्मूला जो है वो ए प्लस बी की घात एन का व्यापक पद। फिर हमने देखा था एक क्वेश्चन, ए प्लस बी की घात एन के प्रसार में मध्य पद। तो दो बातें इसमें बहुत जरूरी है। व्यापक पद आपको समझ में आ गया होगा, अगला जो है ना वो क्या है, मध्य पद। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ना। मध्य पद के केस में हम कब पता लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए चार लोग बैठे हैं लाइन में, पांच लोग बैठे हैं लाइन में, और मैं आपसे कहूँ बीच वाले को उठा के लाओ रे, तो आप क्या करोगे सर, तीसरे नंबर के आदमी को वहां से पकड़ोगे और उठा के लाके दे दो। आप कहोगे सर इधर से गिन रहे हैं तब तीसरा है, उधर से गिन रहे हैं तब भी तीसरा है, यानी बीच का पद है, मध्य पद है। जल्दी से पता लगा सकते हैं कि यार ये वाला पद जो है वो मध्य पद होगा। अब होता क्या है, जब संख्या ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए सम संख्या है, अब 10 लोग बैठे हैं या 6 लोग बैठे हैं, मैंने कहा मध्य वाले को उठाओ, तो मध्य वाला कैसे पता लगाओगे, इस हाथ में आप मध्य पद बता सकते हो, सर ये मध्य पद है क्योंकि इधर इसके इस साइड भी दो है और इसके इस साइड भी दो है। लेकिन अगर 6 लोग हैं तो मध्य पद निकालना मुश्किल हो जाता है। क्यों? मध्य पद कौन सा होगा, तो उस केस में जो मध्य पद बनते हैं वो दो मध्य पद बनते हैं। कौन कौन से? पहला मध्य पद आपका बनता है, जैसे मान लीजिए आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर n एक सम संख्या है तो उस केस में मध्य पद क्या बने, उसमें प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, n प्लस वन, और यहाँ पर मध्य पद बनेगा n बटा दो प्लस वनवा पद। समझ आए? उदाहरण देख सकते हो, x प्लस 3y की घात 8 है, इसका मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्य पद कौन कौन सा होगा, पांचवा पद जो है वो इसका यहाँ पर मध्य पद होगा। बात समझ आए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि n सम संख्या है तो प्रसार में पदों की संख्या n प्लस वन होगी, यानी कि n बराबर अगर आपके पास 4 है तो प्रसार में पदों की संख्या 5 होगी, और 5 लोगों में से मध्य पद ढूंढना आसान है ना। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए n एक विषम संख्या हुआ तो प्रसार में पदों की संख्या हो जाएगी सम। भाई n एक विषम है, मान लीजिए विषम मतलब n बराबर मान लेते 5 है, तो प्रसार में पदों की संख्या होगी 6, n प्लस वन हमेशा एक ज्यादा होती है। तो जब 6 होगी तो उस केस में दो मध्य पद बनेंगे। कौन कौन सा मध्य पद होगा? इस केस में दो मध्य पद होंगे। कौन कौन सा होगा? पहला मध्य पद आपका ये बनता है, पहला मध्य पद आपके पास ये बनेगा n प्लस वन बटा दो वापद, दूसरा n प्लस वन बटा दो प्लस दो वापद। तो आप देख सकते हो, अगर 2x प्लस 3y, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है, अभी हाल फिलहाल सिर्फ मध्य पद की बात कर रहे हैं। इसके घात 7 है और 7 एक क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ 7 है जो कि विषम है, तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 1 8, और 8 लोगों के अंदर मध्य पद ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दो केस बनते हैं, पहला बनेगा 7 प्लस 1 बटा दोवा पद, दूसरा बनेगा 7 प्लस 1 बटा दो प्लस एक वा पद। क्लियर? तो इस तरह से दो पद बनेंगे, पहला पद बनेगा आपके पास चौथा और फिर बनेगा पांचवा। तो चौथा और पांचवा दोनों लोगों को हम उठा के ले आएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर है सभी? परफेक्ट। अब जब x प्लस एक बटा एक्स की घात अगर 2n है तो उस केस के अंदर आप देख सकते हो 2n जो है आपके पास एक सम संख्या को दर्शाता है। मान लीजिए n की जगह अगर मैं 1 लिख देता हूं तो मुझे 2 मिलेगा, n की जगह 2 लिख दूंगा तो 2 दूना 4 होता है, n की जगह 3 लिख दूंगा तो आपके पास 3 दूना 6 बनेगा। आप देखोगे हर बार आपके पास जो
संख्या बन रही है वो कितनी बन रही है आपके पास में मध्य पद क्या बनेगा, तो 2n प्लस वन बटा दो, या आप इसे लिख सकते हो 2n बटा दो या 2/2। सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा n+1वां पद। तो जब भी घात 2n होगी, इससे क्या निष्कर्ष निकला, जब भी घात 2n होगी उस केस में मध्य पद जो है वो n+1वां पद होगा। यहां तक क्लियर है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो nc0 a की घात n-r b की घात आपके पास r, तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही वहां पर अप्लाई किया गया है, क्योंकि a यहाँ पर जो है वो x है और b जो है वो 1/x है। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आप पढ़ने बैठो ना, तो दो तरीके होते हैं पढ़ने के। एक तो होता है सिर्फ पढ़ना, एक होता है कि पुराना भी रिवाइज करना। इससे क्या होगा कि आपका पुराना वाला टॉपिक रेगुलर, अब जैसे मान लीजिए 3 दिन तक अगर ये टॉपिक चल रहा है, 4 दिन तक चल रहा है, आज आपने कुछ पढ़ा, कल जब आप पढ़ोगे तो आज का भी पढ़ोगे, परसों जब आप पढ़ोगे तो आज का भी पढ़ोगे, कल का भी पढ़ोगे, फिर परसों का नया पढ़ोगे। तो ऐसे करके जो पहला वाला पोर्शन है ना, वो आपका 4-5 बार रिवाइज हो जाता है। अगर कोई भी टॉपिक अगर मान लीजिए 5 दिन तक चलता है, तो 4 बार तो आपका रिविजन हो ही गया। आप सोचो, अगर एक चीज को आप 4 बार याद करोगे तो क्या आपको लगता है कि आप उसे भूल पाओगे? आपका मन करेगा भूलने का तो भी नहीं भूल पाओगे। तो x प्लस 1/x की घात 2n है। आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2n बचता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर r, ये x जो है वो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो पद है वो x से स्वतंत्र पद है, या इसे हम अचर पद बोल देते हैं। अचर का मतलब कांस्टेंट होता है। बात क्लियर हो गई? यहां तक का पोर्शन सभी को क्लियर है क्या? फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 17वां पद और 18वां पद अगर बराबर है तो 17 को हम लिख सकते हैं कितना, 17 बराबर r+1। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 16। तो एक बार इसको लिख दिया 16+1, एक बार इसको लिख दिया 17+1, और उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला खोल के सॉल्व किया गया है दोनों तरफ। अगर सॉल्व करना नहीं आता हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लें। फिर ये वाला क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जो खास बात है ना, वो सिर्फ ये है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर इस क्वेश्चन में खास चीज क्या है जो आप इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये खास है, बाकी सब आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया भाई, इसको ओपन किया। यहाँ तक तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखो, इसमें मैंने क्या करा, सम पदों को अलग किया, विषम पदों को अलग कर दिया। सम और विषम पदों को अलग करने पर क्या हुआ, क्योंकि मुझे चाहिए था 1 3 5 तो वैसे भी चाहिए था, तो मुझे तो विषम तो वैसे भी अलग निकालना था, तो सम को अलग कर दिया, विषम को अलग। दो एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार, 2 10 बार आ रहा है तो 2 × 10 लिख देते हैं। लेकिन 2 सभी में से कॉमन आ रहा है, तो 2 की घात में कॉमन आता है, ध्यान रखना हमेशा। कितनी बार है, 2n टाइम से। तो हमने क्या लिया कि n बार कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2n आपके पास आ गया। 2 निकला तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। लास्ट में क्या बचेगा, n बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई यार, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये n, n-1, n-2, n-3 ऐसा ही तो है ये। तो ये तो n का फैक्टोरियल है, तो इसको हमने n का फैक्टोरियल लिख दिया आगे। ये रहा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, ये वाला पद आपके पास ऐसा कैसा आ गया, 2 की घात n आ गया, x की घात n आ गया, n फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आया। ये कल वाला पोर्शन है, जो जिन बच्चों ने कल क्लास ज्वाइन नहीं की थी उन्हीं लोगों के लिए एक बार इसको रिवाइज किया गया है। यहाँ तक का आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब आएंगे मेन पॉइंट पर। ये क्वेश्चन मैंने आपको उदाहरण दिया था, इसके पहले भी एक क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले एक क्वेश्चन और बनता है, उसे भी आप लिख लीजिए। x + 2y की घात 9 के प्रसार में x + 2y की घात 9 के x + 2y की घात 9 के प्रसार में x की घात 6 y की घात 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, समझते हैं पहले कि क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि आपको इसको करना कैसे है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से कि क्या क्या दिया गया है, अगर हम बात करें n बराबर कितना है 9, आपको इसका गुणांक निकालना है x की घात 6 और y की घात 3 का। तो हम मान लेते हैं, अब आप खुद भी सोचिए, मान लेते हैं व्यापक पद के केस मान लेते हैं इसको। व्यापक पद तो मान ही सकते हैं ना। व्यापक पद कितना होता है आपके पास, tr+1। व्यापक पद कितना होता है, tr+1 ncr। a प्लस बी अगर की फॉर्मेट है तो a की घात n-r और b की घात r। ये आपके पास मेन व्यापक पद का फॉर्मूला बन गया। अब करना कैसे है वो समझते हैं। मान लीजिए x प्लस 2y की घात 9 के प्रसार में आप चाहो तो इसको एक दो लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूं ताकि आप गलती नहीं करो। के प्रसार में x की घात 6 y की घात 3 r+1वें पद में आता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको अगर ध्यान हो तो जब हम वो निकालते हैं ना एपीजीपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, एपीजीपी मतलब वही समांतर श्रेणी वाला। तो उस केस में अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 301 इस श्रेणी का कौन सा पद है, तो उस केस में आप क्या बोलते हो कि सर वो अंतिम पद है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, वही चीज यहाँ पर है। तो x प्लस 2y की घात 9 के प्रसार में x की घात 6 y की घात 3 r+1वें पद में आता है। तो आप ध्यान से देखो, tr+1 बराबर n कितना है 9, c r कितना है, r तो सिर्फ r ही है, r तो केवल r ही है, a कितना है x की घात 9 माइनस r और y की घात y कितना है यहाँ पर 2y की घात r। अब मान लेते हैं कि ये इसके पद में आता है, तो इन दोनों की तुलना कर लें। बात समझ आ रहा है। व्यापक का स्टैंडर्ड भाई, स्टैंडर्ड जनरल टर्म जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे सम संख्या को दर्शाया जा सके। तो आप कहोगे सर 2n, तो मैं कह सकता हूं कि 2n जो है वो व्यापक दर्शाता है, मतलब जो सभी के लिए लागू हो जाता है उसे हम व्यापक बोलते हैं। बात समझ आई। क्या नाम है भाई साहब का इनका, अपना नाम लिखा करो यार, नाम इतना अच्छा आपको दिया गया है तो आप अपना नाम लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। tr+1 तथा x की घात 6 y की घात 3 में अगर हम बात करें tr+1 x की घात 6 और y की घात 3 में x और y के घातांकों की तुलना करने पर y के घातांकों की तुलना करने पर विदाउट स्टेटमेंट भी आपका काम चल जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि आप कोई चीज सीख रहे हो तो प्रॉपर सीखो। तो x की घात 6 है या x की घात 9 माइनस r है, तो आप इसे किस तरह से लिखोगे, 6 बराबर 9 माइनस r, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 9 माइनस 6, r बराबर 3 आ गया। ठीक है,
और दूसरे वाले केस में 2y की घात 3 है, यहाँ से भी r की मान आपके मान अगर आप देखोगे तो r का मान आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा यहाँ से। तो r बराबर आपके पास कितना आ गया, 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि इसका गुणांक ज्ञात करना है, किसका, x की घात 6 और y की घात 3 का। तो आप खुद सोचो, x की घात 6 और y की घात 3 अगर मैं यहां पर पुट करता हूं r+1 वाले पद में, तो t, आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं इस प्रसार में इस पद में रखता हूं तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा। r बराबर 3 है ना, तो 9c3 x की घात 6 और y की घात 3 का गुणांक। इसको समझना बहुत अच्छे से, इसको समझने के लिए आपको देखो 9cr 9c3, ठीक है, x की घात 9 माइनस r है, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, यानी कि ये तो x की घात 6 बन गया। और ये जो 2y की घात r है ना, इसको थोड़ा सा समझो यूं, ये 2y की घात r है, इसका मतलब हुआ कि 2 की घात r और y की घात r। तो 2 की घात r का मतलब 2 की घात 3 और y की घात 3, है ना। अब आपको तो चाहिए x की घात 6 और y की घात 3, तो आप यहां पर देखो x की घात 6 तो वहां निकल गया, y की घात 3 निकल गया, तो 2 की घात 3 एक्स्ट्रा है आपके पास। इसको ध्यान रखना, 2 की घात 3 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 9c3 गुणा 2 की घात 3। 9c3 को खोलोगे तो 9 का फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल गुणा 2 का घात 3 8 हो जाता है। क्यों, क्योंकि NCR का फॉर्मूला हमने लगा दिया जो कि है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। ये है आपके पास। अब इसको हल करें, इसको हल करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास इसको हल करोगे तो ये बन जाएगा 9 गुणा 8 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 8। जो कट रहा है उसको काट देते हैं। क्या क्या कट रहा है भाई, 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल गया, 3 से 3 तिया 9 गया, 3 बार कट गया है तो, है ना। 2 से ये कट जाएगा 4 बार, ये 4 बार कट गया। और अब देखो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 से 84, तो ये 84 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 64 65 66 65 66 और 67, 6 7 और 2। ये आपके पास गुणांक होगा किसका, ये आपका आंसर होगा, एक्चुअल आंसर। x की घात 6 और y की घात 3 का गुणांक। बताओ भाई समझ आया क्या। 672 जो है वो इसका आंसर होगा। वेरी गुड भावेश, बहुत बढ़िया, परफेक्ट बताया आपने एकदम। तो डिटेल में थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आपको एक एक पार्ट जो है वो डिटेल में कराऊं। समझ आ गया, सभी बच्चों को समझ आ गया, ऐसा कोई तो स्टूडेंट नहीं है जिसको समझ नहीं आया हो। अब ये चीज शॉर्टकट में भी बताई जा सकती है, लेकिन अगर आप एक बार सीख लोगे ना अच्छे से तो मजा आएगा। फिर आपको, आप खुद एक बार प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चन की तो बहुत मजा आएगा। आगे चलें, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण 8, x प्लस ए की घात n के द्विपद प्रसार के दूसरे तीसरे और चौथे पद क्रमशः ये है।
दूसरे, तीसरे और चौथे पद एक्स, ए और एन ज्ञात कीजिए। अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना, तो मैंने दो बातें आपको बताई है कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना, तो मैंने दो तीन बातें आपको बता रखी है स्टार्टिंग में। देखो, तीन राशियां आपसे पूछ रहा है तो तीन ही समीकरण देगा। दो राशि पूछेगा तो दो ही समीकरण देगा। एक राशि पूछेगा तो एक ही समीकरण देगा। पांच राशि पूछेगा तो पांच ही समीकरण देगा। 10 राशि पूछेगा तो 10 ही समीकरण देगा। अब यहां पर अगर हम समझें, इसकी बात को समझें, द्विपद प्रसार के, इसके द्विपद प्रसार के दूसरे, अब ये दूसरा कह रहा है तो दूसरा पद क्रमशः कितना है, तो आप देखो, समझना बाप, दूसरा पद कितना है 240। ठीक है। अब ये जो दूसरा पद है, इसी को थोड़ा सा समझते हैं, डिटेल में समझते हैं और अच्छे से, फिर आपको और चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। एक काम करते हैं, अब ये जो दो है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, T1 + 1 बराबर 240। अब ये 1 + 1 में क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे का रीजन ये समझो कि ये R+1 का फॉर्मूला होता है। यहां पर ये जो है, ये क्या है, ये R है, R+1 का फॉर्मूला है। तो TR+1 बराबर 2। अब फॉर्मूला व्यापक पद का कितना होता है, NC0। n कितना है हमारे पास, n तो अकेला है, NC। R कितना है, 1। फिर आप देखोगे x की घात n-1 और फिर देखोगे 1 की घात 1 बराबर 240। समीकरण 1 ये सिंपल सी बन गई। अब आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ दो। इसी तरह से दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, तीसरा पद, तीसरा पद 720। तीसरे का मतलब होता है R+1 होता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 + 1 720। फॉर्मूला क्या है, NC0, NCR x की घात, x कितना है यहाँ पर, x ही है वो, तो x की घात n-2, r कितना है a, और a की घात कितनी है 2 बराबर 720। समीकरण 2। तीसरा वाला पद जो है यहां पर वो कितना है, इसके बाद इसने दिया है चौथा पद जो है T4 कितना है, आप कहोगे T4 1080 है, तो इसको लिख देते हैं T3 + 1 बराबर 1080। अब T3 + 1 जो है, T3 + 1 जो है NCR x की घात n-r 1 की घात r 1080। समीकरण 3। हमेशा बड़े लोग छोटे लोगों का दमन करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? हमेशा बड़े लोग छोटे लोगों का दमन करते हैं, हर जगह। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो समीकरण 2 में संख्या बड़ी है, इसमें छोटी है, तो समीकरण 2 में ये एक समस्या ही है। आधे से ज्यादा बच्चे अभी तक सोचते रहते हैं कि सर आपने 2 में ही, अच्छा जो पढ़ने वाले हैं ना वही सोचेंगे, ये हर कोई नहीं सोच पाता इस चीज को कि 2 में ही 1 का भाग क्यों दिया, 3 में क्यों नहीं दिया, समीकरण 1 में 3 का भाग क्यों नहीं दिया, समीकरण 2 में 3 का भाग क्यों नहीं दिया। ये केवल वही बच्चे सोच पाते हैं जो मैथ्स को सीखते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, तो समीकरण 2 में भाग दे दो समीकरण 1 का, तो समीकरण 2 में अगर आप भाग दोगे तो ये कितना है 720। मैं इसको ऐसे लिख दूं, NC2 x की घात n-2, NC2 x की घात n-2 और 1 की घात 2 बटा समीकरण 1 कितना है, NC1
एक्स की घात n माइनस एक ए की घात एक 720 बटा 240। जीरो से जीरो गया, 24 दूने 48, 24 तिया 72, 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करना एक समस्या का काम है। क्यों समस्या का काम क्यों कह रहे हो सर आप इसे? क्योंकि देखो एक से तो ये कट गया, ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा था, ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है, काट दिया। यहां पर कुछ दिख रहा है क्या काटने लायक? तो एक काम करते हैं इसके लिए, इस पूरे पद को मैं यहां लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखना, बाद में ले आऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो वापस यहाँ पे ले आऊंगा। अभी सिर्फ इसको, या फिर यहीं पे देखो, चलो मैं एक चीज बताता हूं। एन सी दो एक्स की घात n गुणा एक्स की घात माइनस 2 गुणा ए बटा बटा एन सी एक एक्स की घात n गुणा एक्स की घात माइनस एक, और ये तो कट गया, बराबर 3 आ गया। अब आप समझो, x की घात n से x की घात n गया है ना, x की घात माइनस एक है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एक गुणा माइनस एक। इसको फिर समझो, एन सी दो, एन सी कितना है, एन सी दो, इस एन सी एक को 3 के पास ले जाता हूं, एक्स की घात माइनस एक एक्स की घात माइनस एक बटा एक्स की घात माइनस एक, है ना। ए बराबर कितना आ गया, 3 एन सी दो, 3 एन सी एक, सॉरी। अब इसको अगर हल करें तो आप देखो यहां पर ये फिर कट गया, कट गया, और यहां पर आपके पास बन जाएगा एन सी, इसको अगर हल करें तो ये बनेगा आपके पास एन का फैक्टोरियल, एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल गुणा ए, एक्स की घात माइनस एक है, इसको मैं बटा में एक्स लिख सकता हूँ, 3 लिखा एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस एक का फैक्टोरियल, एक का फैक्टोरियल। इसको भी काटने से पहले एक काम और करते हैं, एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल ए बटा एक्स बराबर 3 गुणा एन, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बटा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब अगर आप देखोगे, बड़े प्यार से देखना, तो कुछ पद ऐसे हैं जो कट जाएंगे सीधे सीधे से। अच्छा यहां पर अगर आप चाहो तो इसको भी ओपन कर ही लेते हैं, इसको क्यों पीछे रखें, एन, एन माइनस एक और एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। देखो एन माइनस 2 से एन माइनस 2 गया, ठीक है, एन माइनस एक से एन माइनस एक गया, ठीक है, एक एन से ये वाला एन गया, ठीक। अब क्या बचा, अब ये बचा आपके पास सिर्फ 2 है और ये एन माइनस एक है। इसको अगर मैं लिखूं ए बटा एक्स बराबर 3 गुणा 2 बटा 3 गुणा 2 आ जाएगा, और यहां से एन माइनस 1 आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 6 बटा एन माइनस 1, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ये समीकरण नंबर हो जाएगी आपके पास 4, समीकरण नंबर 4 है ये। बात समझ आ रही क्या? समीकरण नंबर 4 है ये। अब हमने क्या किया, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाया, अब समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग लगाएंगे। समीकरण 3 में भाग लगाते हैं समीकरण 2 का। तो समीकरण 3 कहाँ है आपके पास, एन सी 3 एक्स की घात एन माइनस 3, एन सी 3 एक्स की घात एन माइनस 3 ए की घात 3 और
समीकरण 2 कितनी है, NC2 x की घात n-2, एक 1080 और 720। जो जो पद कटेंगे केवल उनको काट देते हैं। तो आप ध्यान से देखना, अगर आप चाहो तो इसको भी यहाँ पर ओपन करके लिख लेते हैं, कुछ स्टेप्स यहाँ पर बच जाएंगे। तो देखो कैसे करना है इसको, n का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। इसमें बस एक चीज है कि जब हम यहीं पर ओपन करेंगे तो थोड़ी सी खिचपिच ज्यादा हो जाएगी, x की घात n, x की घात -3 और a की घात 3 बटा नीचे वाला पद यहां पर ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, x की घात n, x की घात -2, a की घात 2 बराबर 1080 और 720। क्या क्या कटेंगे वो देखें। देखो एक से तो ये कट गया, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 12 नाम 108। तो इसको एक काम करते हैं, 12 6 बार ये कट रहा था, फिर वापस कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर देखो a स्क्वायर से ये a कट गया, a की घात -2 से a की घात ये कट गया, x की घात n से x की घात n कट गया, इस वाले n से ये वाला n कट गया। हो सकता है आपको लग रहा होगा सर कैसे कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। जल्दी नहीं कर रहा हूं, आराम से कर रहा हूं, बस आपको साथ में चलते रहना है। अब देखो x की घात -3 है तो -2 इंटू -1 लिख सकता था, तो इसको भी 1/1 लिख सकता हूँ। तो ये बन गया a बटा, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ पूरा, ये तो ऊपर चला जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल बटा, एक और काम करूँ क्या, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये आपके लिए, इस पूरे को यहां पर भेज देता हूँ, ये पूरा यहां पर भेज देता हूं तो आपका आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ लॉन्ग तो थोड़ा सा हो गया है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग तो हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा आपके पास n-2 का फैक्टोरियल और यहां पर आ जाएगा गुणा x की घात -1 गुणा a बटा n-3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये तो कट गया, x की घात -2 ये दोनों कट गए, यहां पर कितना आ जाएगा 3/2, 3/2। ठीक है, इसको और सॉल्व करें तो आप देखो ऊपर वाला पद बन सकता है n-2, n-3 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, 2 का फैक्टोरियल बटा, इसको मैं लिख सकता हूं n-3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल और a बटा x बराबर 3/2। ये खत्म हो गए दोनों, यहां से ये पूरा, यहां से ये पूरा कट गया। अब आप देखो ये n-2 है और ये 3 है, तो a बटा x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। a बटा x कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और इस पूरे को नीचे भेज देते हैं।
2 गुणा n माइनस 2, a बटा x का मान आ जाएगा 9/2, 3 तिया 9, और ये पूरा नीचे भेज दिया, 9/2 n माइनस 2 आ गया। अब यहां से इन दोनों बच्चों को क्लास से आउट कर देना अभी थोड़ी देर बाद। 1 मिनट और वेट कर लो, फिर उसके बाद इन दोनों बच्चों को क्लास से आउट कर देना। साले बदमाश तैयार कर रहे हैं हम या बच्चे तैयार कर रहे हैं पढ़ने वाले? बदमाश का क्षेत्र। अब समीकरण 4 को देखो, समीकरण 4 कितनी है? ये भी a बटा x बराबर 6/n-1। समीकरण 4 व 5 से 6/n-1। हम चाह रहे हैं बच्चे कुछ पढ़ के बन जाए, साले बदमाशी कर रहे हैं वे। 9/2 n-2, ये आपके पास आ गया। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर काटा पीटी कर दो। देखो इसको इधर भेज देंगे, 6 दूना 12, n-2 9n-1। क्वेश्चन है जो तो है, उसको तो करना ही पड़ेगा ना, उसका तो क्या कुछ कर तो सकते नहीं है। छोड़ के आ जाओ, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं करने का मन है तो कैलकुलेशन पार्ट लेंथी हो सकता है। आपकी बुक में क्या होता है कि आधे स्टेप लिखे होते हैं और आधे स्टेप ये लोग खा जाते हैं, फिर ब्रैकेट में लिख देते क्यों। 12 में से 9 गया, 3 बच जाएगा, 3n। इस 24 को उधर भेज दो, 24 को उधर भेज दो, 24 को उधर भेज दो, 24 को उधर भेज दोगे तो 24 में से 9 गया तो आ जाएगा 15, n बराबर आ जाएगा 5। 3 पंजे 15 होता है ना, तो n बराबर आ गया 5। अब क्वेश्चन में पूछा था x, a और n ज्ञात कीजिए। n तो पता लग गया, x n आपको पता लग गया, n कितना है? 5। अब n पता लग गया तो a और x भी पता लग जाएगा। वेरी गुड। राज क्या प्रॉब्लम है? हाँ 5 आया ना, 5 होगा क्या? 5 आ गया होगा क्या? 5 आ गया। अब जो नेक्स्ट वाला है आपके पास वो क्या है? 2 की और की वैल्यू निकालनी है आपको। दो की और की वैल्यू निकालनी, किस किस की? a की और x की। ये दोनों अब आप निकाल सकते हो आराम से। n तक की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, n तक की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी? a और x की। किसी भी समीकरण में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो। यहां तक का ही पोर्शन था बस इसमें। अब n पता लग गया तो x और a तो वैसे निकल ही जाना है सीधा सीधा सा। a और x क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट करके बताना है कि a और x का मान कितना होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 + a की घात n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 1:742 के अनुपात में हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार क्वेश्चन है ये वाला, अगर आप समझो इसे तो। देखो 1 + a है, 1 + a की घात n के प्रसार है। अब जब कभी भी 3 लोगों की बात होती है ना, मैंने क्या कहा, इसको अपन लिंक करेंगे किससे? इसको हम लिंक करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है समांतर श्रेणी में से। 3 पद लेने हैं भाई क्रमागत, तो हम क्या लेते थे? a - d, a और a + d। अबे लेते थे या नहीं लेते थे? जल्दी बताओ। हाँ, आपके जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे।
जो लोग यहां पर लिख रहे हैं उनसे बोल रहा हूं। तो इसके प्रसार में 3 क्रमागत पद आपको चाहिए, और 3 पदों के लिए मैंने आपको बता रखा है कि भैया कौन कौन से हो सकते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, किसमें, समांतर श्रेणी में। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके अंदर, यहां पर हम बात करेंगे अगर द्विपद प्रमेय के अंदर 3 क्रमागत पद होगी, तो 3 क्रमागत पद कौन कौन से होंगे, r माइनस 1 वा पद, r वा पद, तथा r प्लस 1 वा पद। तो ये 3 क्रमागत पद होंगे इसके प्रसार में, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहाँ समीकरण 2 क्यों दिए, अरे भाई बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, बात समझ आई। अब अगर हम बात करें आपसे कि ये वाला पद कौन सा होगा, a प्लस 1 प्लस ए की घात n के प्रसार में r माइनस 1 वा पद। तो आप कैसे निकालोगे कि सर t r माइनस 1 वा पद। अब जो व्यापक पद होता है उसका फॉर्मूला होता है NCR। अगर 1 प्लस ए की बात करेगा तो अलग बनेगा, x प्लस वाई की बात करेगा तो अलग बनेगा। यहाँ पर टी आर माइनस 1 है तो ये बन जाएगा NCR माइनस 2। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर r माइनस 2 क्यों लिख दिया आपने। देखो भाई r प्लस 1 का फॉर्मूला कितना होता है, NCR। जब एक ज्यादा होता है तो एक कम यहां पर आएगा, जब 2 ज्यादा होंगे, अगर मान लीजिए r प्लस 2 होगा तो ये r प्लस 1 होगा। अब ये r है तो ये r माइनस 1 होगा, और अगर ये r माइनस 1 हुआ तो ये r माइनस 2 होगा, इसलिए यहां पर r माइनस 2 आया। बात को समझना, बहुत गहराई वाली बात है, फर्जी बात नहीं है, बहुत गहराई की बात है, इसको समझना ये क्यों आया। ठीक है, इसको देख लो, मैं आपको बता देता हूं, याद रहेगा, यहां पर देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये NCR। अब आप देखो एक की घात n माइनस आर प्लस 2, और दूसरा है a, और a की घात कितनी है r माइनस 2, a की घात कितनी है r माइनस 2। अब ये देखो टी आर माइनस 1वां पद आपके पास कितना बन गया, NCR माइनस 2, एक वाला ये तो पद ही खत्म हो गया, ये तो पोस्ट ही खत्म हो गई, तो आपके पास यहां बचेगा NCR माइनस 2, ये तो मामले खत्म, a की घात r माइनस 2 आ गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इन पदों के गुणांक ये है, गुणांक की बात कर रहा है, और गुणांक क्या होता है, NC। पास्कल वाले अंकल की बात याद आई क्या, कौन है भाई, एक x प्लस ए की घात माइनस n, माइनस n है, n लिखा है, और ये एकदम से क्वेश्चन यहां पर कैसे आ गया है, मैं तो कुछ और करवा रहा हूं ना अभी। जब जो टॉपिक जब चलता रहे तब थोड़ा सा अट्रैक्टिव रही, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बीच में पूछोगे तो कैसे पता पड़ेगा, बीच में पूछोगे तो कैसे पता पड़ेगा, बताओ। इसी तरह से अगर आप देखो आरवा पद है तो r माइनस 1 की बात कर लेते हैं एक बार, तो टी r माइनस 1 था, अगर आरवें पद की बात करेंगे r माइनस 1 है, इसके बाद वाला पद है तो r प्लस 1 कर दो इसको। बात समझ आ रही है, तो मैं इसको लिख देता हूं आरवें पद का गुणांक, पद का गुणांक NC। देखो जब r माइनस 1 है तो ये r माइनस 2 है, ये r होगा तो वो r प्लस 1 बन जाएगा,
ये बात समझ में आई या नहीं आई भाई? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? RNC कितना है ये? R-2 है ना, तो ये R-1 बन जाएगा, एक कम। और R+1वें पद का गुणांक गुणांक NCR। R+1वां पद R होता है। देखो भाई बड़ी सिंपल सी है, क्रमागत को कंसेक्यूटिव बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। अब जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको पकड़ लेते हैं, 1, 7 और 42। तो प्रश्नानुसार पहले और दूसरे पद का अनुपात, तो पहला पद क्या था? R-1, तो हमने लिखा था NCR-2 बटा NCR-1 बराबर आपके पास आ जाएगा 1/7, 1 और 7। फिर इसी तरह से इसको आप मान लो समीकरण 1, फिर उसके बाद NCR-1 और NCR, ये कितना हो जाएगा? 7/42, समीकरण 2। अब समीकरण 1 को अलग सॉल्व कर सकते हो, समीकरण 2 को अलग सॉल्व कर सकते हो, और किसका? n का मान ज्ञात कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर मैं इसमें से समीकरण 2 को हल करूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे हल करना चाहो। समीकरण 1 से अगर मैं इसको यहां भेज देता हूं, इसको यहां भेज देता हूं, थोड़ा सा खोलना आसान हो जाएगा इसके लिए। तो n का फैक्टोरियल, n-r+2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और गुणा 7 बराबर n का फैक्टोरियल n-r+1 का फैक्टोरियल। ये आपके पास दोनों तरफ बन गया। अब क्या क्या जो जो कट रहा है उसको काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा बस। ये देखो इससे तो ये कट गया, सीधा सीधा सा। इसको ओपन करूंगा तो ये, फिर -1, इसको ओपन करूंगा, देखो आप समझो, n का फैक्टोरियल n-1 n-2। अगर मैं n-1 का फैक्टोरियल खोलूंगा तो n-1 n-2 n-3। अब यहां पर अगर मैं इसका फैक्टोरियल खोलूंगा तो ये, फिर इसमें से -1 करूंगा तो आपके पास ये बनेगा n-r+2 +1। दूसरी बार खोलूंगा तो कितना बनेगा आपके पास? -1। बात समझ आ रही है क्या? मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं इसको ओपन करूंगा, जैसे मैं n के फैक्टोरियल को ओपन करता हूं तो n, n-1 n-2 आता है। यहां पर इसके फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो n-1 पहला पद आएगा, फिर n-2 दूसरा पद आएगा, n-3 तीसरा पद आएगा। यहां पर तो अगर आप देखो तो +2 है, वो +1 है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, हमेशा ज्यादा वालों को करते हैं हम। अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? देखो, n-r+1 n-r+1 -1 n-r+1 -2 ऐसे बढ़ेगा ये इसका फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और इसको अगर ओपन करूंगा, इसको 2 को, तो 2 और 1, यानी कि इसके बाद वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, n-r+2 n-r+2 -1, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि केवल इसको ओपन करना पड़ेगा। तो आप समझो, मैंने यहां लिखा 7/n-r+2, इसका फैक्टोरियल ओपन कर दिया, n-r+2 -1 का फैक्टोरियल बराबर 1/n-r+1 का फैक्टोरियल। इस पूरे से तो ये पूरा कट गया, और इस पूरे को वहां पर भेज दो। आप चाहो तो n, अच्छा उसकी मान ज्ञात करना है ना आपको, a+
1 प्लस ए की घात n है, ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास क्या बन गया, 7 बराबर n माइनस आर प्लस 2, 7 बराबर n माइनस आर प्लस 2, 7 में से 2 गया 5, तो n माइनस आर बराबर 5। समीकरण 1 और 2 तो बना ली, तो इसको समीकरण 3 बना लेते। इसी तरह से समीकरण 2 से अब समीकरण 2 को हल करो। समीकरण 2 को हल करोगे तो एन सी आर माइनस 1 बटा एन सी आर 7 बटा 42, 7 से इसको काट दो, ये एक बार कट गया, ये 6 बार कट गया, इसको यहां भेज देंगे। ये आ जाएगा एन सी आर, तो 6 गुणा एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है शायद, तक मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक जो मुझे दिख रही है, वो आर प्लस 1 का फैक्टोरियल भी तो ओपन होगा ना यहाँ पर एन सी आर, एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और आर माइनस 1 का फैक्टोरियल भी तो आएगा। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। एनसीआर का फॉर्मूला जब खोलते हैं तो आर भी तो आता है साथ में। यहां पर जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 को देखो, जब मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा तो एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल, और ये आर माइनस 2 भी तो आएगा, बटा इसको गुणा 7 कर दो और इसको यहां पर सॉल्व कर लो। इसको यहां भेजोगे तो ये बन जाएगा आपके पास n का फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये भी तो बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो लॉन्ग ही है मेरे भाई, क्वेश्चन छोटे छोटे होते तो आप खुद सोच के देखो। अगर मैं क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट ट्रिक में करवाता है तो ये कभी के पूरे हो जाते हैं, पर शॉर्टकट करवाना नहीं है, शॉर्टकट आपको करवाना नहीं है। तो समीकरण 1 ये है, हालांकि इनमें कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है जो आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर नहीं आता है, मान लीजिए आप इसको सॉल्व कर रहे हो, 1 मिनट, अगर ये r माइनस 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको ओपन करोगे तब आपको समझ आएगा। एक बार ट्राई करके देख लेना। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उदाहरण है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं है। तो एक बार ट्राई करके देखना। अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं आया। ठीक है, इतना सा पोर्शन था। हालांकि मैं चाहता तो ये स्किप करवा सकता था आपको, बट मुझे लगा कि आपको करवाना चाहिए तीनों क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको करवाए आज की क्लास में क्वेश्चन। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और करके ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर हम लोगों के ये क्वेश्चन हो गए। फिर कल हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 8.2 ही कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये पोर्शन था दोस्तों जो आज हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इजाजत दीजिएगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।